वो 0.59 वोल्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 0.59 वोल्ट। आपको पुट कर देना है, पुट करने के बाद आपको आंसर देखने को मिल जाएगी। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शुगर का पावर 1 तो 21। अब वापस से आपको फिल कर देना है, फिल करने का आपको लैम्डा का जो वैल्यू आएगा, वेवलेंथ का जो वैल्यू आएगा 0.03 पर आवर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वेवलेंथ का वैल्यू पुट कर देना है। तो आप जो पावर में होता है वो इनटू में आ जाता है, पावर इनटू में आ गया है, कुरकुरे हो गया। तो उसके अंदर जो गैस होते हैं, उसके अंदर जो फूला हुआ गैस होता है एंटीऑक्सीडेंट गैस भरा हुआ होता है, ताकि जो अंदर की जो खाने की सामग्री है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो खराब ना हो से, काफी लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं हो सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजेड ऑलराउंड। तो दोस्तों एसपीपीयू एमएससी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक मैं पार्ट ए के अंदर मैं डिस्कस कर दिया था। अब ये पार्ट 2 बनने वाली है, एसपीपीयू एमएससी केमिस्ट्री सैंपल पेपर। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एमएससी केमिस्ट्री का एसपीपीयू के अंदर 24 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाली है, तो कम टाइम है। तो आपके लिए सैंपल पेपर कंप्लीट करना, उसके साथ सोल्यूशन के साथ कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तभी आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। पार्ट 1 का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बट ये पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें 31 से लेकर 70 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, और एक लास्ट पार्ट 3 आएगी जो आपको 100 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। जितनी भी लंबी वीडियो बन जाए कोई बात नहीं, बस आपके फायदे के लिए वीडियो है, तो लास्ट तक वॉच कीजिएगा, स्किप कहीं भी मत कीजिएगा, कि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके फायदे के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपसे खुद से पहले सोल्यूशन कीजिएगा, उसके नहीं समझ में आया तो आंसर आप खुद इस वीडियो से देख करके आंसर मालूम कीजिएगा। ठीक है, और जो न्यू चैनल में विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। जो वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हैं और पार्ट 1 अभी तक वॉच नहीं किए, जिसमें 1 से लेकर 30 तक डिस्कस किया हूं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर वॉच कीजिएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कंटेक्ट प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड इज। तो इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जब भी हम आपने पढ़ा होगा कि H2SO4 को हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो कंटेक्ट प्रोसेस का हम यूज करते हैं, और उसमें कौन सा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हम कैटलिस्ट की बात करें तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं V2O5। तो 31 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन भी आप चेक एक बार देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंटेक्ट प्रोसेस से, और इसमें यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और यहाँ पर अब इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया था कैटलिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपको कैटलिस्ट देखने को मिल जाएगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहती है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, बट टाइम आपके पास कम होती है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चंस को कम टाइम में अच्छे स्कोर करने पड़ते हैं। आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला स्टूडेंट के लिए, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उसको रिजर्वेशन तो मिल जाती है, बट आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला स्टूडेंट की रिजर्वेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। तो अब 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द सेट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ करेक्टली बैलेंस। तो आपको ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें बताना आपको है कि स्टोइचियोमेट्री इसका बैलेंस सही कौन होगा। तो इसका 32 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। नॉर्मल वे में आप हीट एंड ट्रायल का मेथड से यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑक्सीजन जो है, सबसे पहले ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लीजिए। पहले अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि Be3L2SiO6O18 तो बेराइल सिलिकेट का एग्जांपल पूछा गया था। बेराइल सिलिकेट क्या होता है, तो बेराइल सिलिकेट जो है आपको सिलिकॉन का पार्ट का है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं कि बेराइल सिलिकेट का आखिर एग्जांपल या कंपाउंड या फिर स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो मैं बता देता हूं। ये सिलिकेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेराइल सिलिकेट है, इस बेराइल सिलिकेट का जो आप कंपाउंड जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका साइक्लिक सिलिकेट होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लिक टाइप का है, ये आपका बेराइल सिलिकेट है और ये साइक्लिक टाइप का है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको साइक्लिक देखने को मिलती है। तो 33 का आपका आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, साइक्लिक सिलिकेट। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन FeCO5 मतलब कि Fe और CO के बीच में कौन सा बॉन्ड पोजेस होगा, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन, Fe और कार्बन के बीच में क्या होगा, किस
पाई कैरेक्टर होगा, कि बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर होगा, कि आयनिक कैरेक्टर होगा। तो इसका 34 का जो आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर दोनों हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FeCO हॉल 5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड आपको सिनर्जिक बॉन्ड, इसको हम सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आखिर सिग्मा और पाई दोनों में क्यों, आखिर सिग्मा Fe और CO के बीच में कौन सा बॉन्ड का पोजेस होगा, सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा। आखिर कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिनर्जिक बॉन्ड तो होगा ही होगा। द लिगेंड CO डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द आयरन एटम फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लिगेंड होता है वो डोनेट करता है, उसका लोन पे डोनेट करता है, किस पे, आयरन एटम पे, वो भी उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना उस पे डोनेट करता है। वहाँ पर से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब उसमें बैक बॉन्डिंग होता है। जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा वहाँ से आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर आपको सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। तो 34 का आपका आंसर, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई कैरेक्टर भी दोनों देखने को मिलेगी। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि CFSE फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल, D4 ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन पे CFSE का आपको बताना है कि CFSE क्या होने वाली है D4 ऑक्टाहेड्रल के अंदर, वो भी हाई स्पिन। तो हाई स्पिन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड शो करता है। 35 का यहाँ पर सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि D4 है, हाई स्पिन में आपका वीक लिगेंड फील्ड वर्क करती है, और वीक लिगेंड फील्ड में आपको इलेक्ट्रॉन सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्ड अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर CFC से निकालेंगे तो T2G आपको कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड अप हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में आपको 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो CFSE की जो फॉर्मूला होता है -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन। तो 0.4 जो होता है T2G के लिए होता है, और 0.6 जो होता है वो EG के लिए होता है। यह सबको पता होता है। बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल्डअप कर लेना है, और फिल्डअप करने के बाद आपको -0.6 डेलो देखने को मिलती है। 35 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, -0.6 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आपने सोल्यूशन देख लिया है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, फटाफट आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कम टाइम में। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एग सेल। तो एक सेल के जो अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है, जो एग होता है, तो एग का जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो कंस्टिट्यूएंट होता है, तो वो किस कंस्टिट्यूएंट से बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो 36 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज टेट्राहेड्रल। इसमें बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम जानते हैं कि NiCl4 जो होता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है। बाकी जो PdCl4, PtCl4 और AiCl4 जो होगा वो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, तो 37 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं कि आखिर NiCl4 2- टेट्राहेड्रल क्यों होता है, और PdCl4 और PtCl4 और AuCl4 स्क्वायर प्लेनर क्यों होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोल्यूशन देख सकते हैं 37 का कि NiCl4 टेट्राहेड्रल रीजन इसका क्यों होता है। तो NiCl4 में आप निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 चार्ज होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s0 3d8 होगा, और कोलिन आपका वीक लिगेंड फील्ड होता है। सिंपली आपको पता है, तो जब वीक लिगेंड फील्ड होता है तो हाई स्पिन होगा, और हाई स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होगा, उस रूल के फॉलो करेगा, और इलेक्ट्रॉन आपको 3d8 इलेक्ट्रॉन सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्ड अप हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फील्ड अप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं 4s एंड 4p वैकेंट रहेगा। तो जो 4 कोलिन है वो 4 कोलिन एक एस में फील्ड करेगा, और बाकी 3 आपको पी में फील्ड करेगा। तो यहाँ से आपको sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा, और टेट्राहेड्रल आपको देखने को मिलेगा NiCl4 के अंदर। अब हम बात करते हैं PdCl4 या AuCl4 या PtCl4 हो, उसका स्क्वायर प्लेनर ही होता है। तो मैं एक का एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेडियम जो होता है वो आपका निकेल का ही पार्ट है। आपने देखा होगा कि निकेल जो होता है, निकेल हो गया, प्लेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, उसका नीचे नीचे होता है। ठीक है, तो आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा तो आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि प्लेडियम जो होगा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्रिप्टन +4d10 होता है, और यहाँ प्लेडियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे D से D10 से, तो आपको 4d8 देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4d8 देखने को मिलेगा, ट्विस्ट की बात यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल्डअप होगा D का, वो आपको पेयरिंग फिल्डअप होगा। पेयरिंग तब फिल्डअप होता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, बट यहाँ पर कोलिन जो है वो आपका वीक लिगेंड फील्ड है। तो फिर
पेयरिंग क्यों फिल्डअप हुआ? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो प्लेडियम होता है, तो निकेल का जो भी निकेल से जो नीचे वाला पार्ट होता है प्लेडियम या प्लेटिनम होता है, उसके अंदर क्या होता है, इसका रीजन क्यों होता है कि आपका जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसा बिहेव क्यों करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4d ऑर्बिटल ऑफ प्लेडियम +2 इज डिफ्यूज्ड एंड देयरफॉर द फॉर्म स्ट्रॉन्ग ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब ये होता है कि निकेल के जो नीचे वाला पार्ट होता है, निकेल के छोड़ करके जो प्लेडियम प्लेटिनम होता है उसके अंदर ऑलरेडी एफ इलेक्ट्रॉन सबसेल कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है और डिफ्यूज करने की वजह से जो लिगेंड जो होता है वो बिहेव करने लगता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करने लगता है, और वो बिहेव करने के बाद आपको पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना पड़ता है। तो 4d8 जो होगा वो आपको पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को फिल्डअप करेंगे। तो जैसी पेयरिंग करें तो आप एक डब्बा जो होगा वो D से वैकेंट हो जाएगा, बाकी S और बाकी P हो जाएगा। तो आप में 4 क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन होगा, तो आप इसमें एक होगा और एक इसमें होगा, बाकी 2 इसमें होगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं DsP2 आपका हाइब्रिडेशन देखने को मिल जाती है और आपका स्क्वायर प्लेनर देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आपको PtCl4 में भी वर्क करती है और AuCl4 में भी वर्क करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि NiCl4 टेट्राहेड्रल क्यों होता है और PdCl4 और PtCl4 और AuCl4 स्क्वायर प्लेनर क्यों होता है। 34 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर इज द बेस्ट डिस्क्राइब बाय ईच द फॉलोइंग। तो आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर 2 पार्ट आता है, एक ऑक्सी होता है, एक डीऑक्सी होता है। तो ऑक्सी के अंदर क्या होता है कि लो स्पिन होता है, ठीक है, ऑक्सी के अंदर आपका लो स्पिन होता है और Fe जो होता है वो +3 चार्ज में होता है, और डीऑक्सी के अंदर आपका क्या होता है हाई स्पिन होता है और जो आयरन होता है वो +2 चार्ज में होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्सी, तो ऑक्सी के अंदर आपको क्या होगा लो स्पिन होगा और +3 चार्ज में होगा, तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज से फोकस कीजिएगा। और जब डीऑक्सी होगा तो वहां पर आपको हाई स्पिन होगा और +2 चार्ज शो करेगा। बट क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सी, तो ऑक्सी के अंदर आपको लो स्पिन होगा और +2 चार्ज होगा। और साथ में आपको बता दूं कि ऑक्सी के अंदर आपको डायमैग्नेटिक शो करता है और डीऑक्सी के अंदर आपको पैरामैग्नेटिक शो करता है। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। वैसे आपको तो पता ही होगा कि ऑक्सी के अंदर लो स्पिन +3 चार्ज में होता है और आपका डायमैग्नेटिक होता है। तो 38 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है जेनन का, आपको कंपाउंड दे रखा है और यहां पर देखिएगा कि आपको ब्रैकेट के ऊपर आपको माइनस चार्ज भी दे रखा है, यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, माइनस चार्ज आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है जेनन का। तो आप याद रखिएगा जिसको हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट उसको हम एक्स मानते हैं, सपोज करते हैं, तो H होगा +1 होगा, ठीक है, और इसको एक सपोज करेंगे और यहाँ पर देखिएगा कि ऑक्सीजन जो होता -2 शो करता है, तो 4 × -2 हो जाएगा और इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप सपोज करके निकाल सकते हैं। तो एक जो होगा तो आप x +6 देखने को मिल जाएगी। तो 39 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिगलर नाइट्राइड इज कैटलिस्ट एसोसिएट विथ। तो आपने पढ़ाई होगा, इजी क्वेश्चन है कि जिगलर नाइट्राइड जो होता है वो अल्कीन को पॉलीमराइजेशन करता है। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, अल्कीन का पॉलीमराइजेशन, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। इसमें बताना है कि साल्ट का कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि साल्ट का जो प्रॉपर्टी होता है वो कौन कौन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, दे हैव ऑर्डर पैकिंग अरेंजमेंट कॉल्ड लैटिस, या ये आपका सही है। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि सॉलिड स्टेट में जो हम अरेंजमेंट करते हैं लैटिस का, वो NaCl का हम अरेंजमेंट करते हैं। तो NaCl आपका क्या होता है, सॉल्ट होता है, तो ये सही है। बी ऑप्शन में दे रखा है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर या मोल्टेन। तो हम किसी भी सॉल्ट को हम डिसॉल्व करते हैं, पानी में हम डिसॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छा वर्क करती है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन में दे रखा है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऑप्शन जो है साल्ट का जो बताता है प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर बताता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, नोट हो गया। तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्ट का प्रॉपर्टी। बट यहाँ क्वेश्चन में आपको लो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, इसकी वजह से आपका नोट हो जाएगा। हाँ, डी में ऑप्शन में दे रखा है दे आर ब्रिटल, या ये सही है, ये आपका ब्रिटल होता है और हार्ड भी होता है। तो आपका 41 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव द सीसॉ स्ट्रक्चर। इस ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सीसॉ स्ट्रक्चर होगा। तो CF4 आपको पता है कि CF4 जो होता है वो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। XeF4 जो हो गया आपका
तो XeF4 जो होता है वो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, ये ऑक्टाहेड्रल का पार्ट्स है। इसका हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3d2 होगा कि इसके अंदर 2 लोन पेयर देखने को मिलेगी और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर देखने को मिल जाती है। बट TeCl4 जो होता है वो उसके अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, सीसो स्ट्रक्चर। तो 42 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा TeCl4। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल विच इज द नॉट करेक्ट फॉर्मूला स्टेबल मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल के अंदर में कौन सा जो फॉर्मूला है जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रही है। वेनेडियम की आपको पता है कि वेनेडियम जो होता है वो आपको 4s2 3d3 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 × 2 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, 6 17 हो गया, 17 प्लस -1 18 हो गया। तो ये आपको शो करता है। तो मैं आपको सिंपली आंसर बता दूं तो 43 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। कोबाल्ट की हम बात करें तो 4s2 3d7 होता है, तो यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी, तो 9 और 8 17 होगा और प्लस 1 चार्ज यहाँ पर है तो 16 होगा। तो इस हिसाब से आपका 14 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रही, यहाँ पर कितना आ रहा है 16 आपको देखने को मिल रही है, 16 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रही है डी ऑप्शन में। 43 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट द रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ लेविस एसिड बेस एडक्ट। तो लेविस और बेस जो होते हैं, लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम एडक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है Me3N, तो नाइट्रोजन के पास आपको लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो लोन पेयर आपको डोनेट करता है वो आपको लेविस बेस होता है और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं तो ये आपको लेविस एसिड जैसा लेविस बेस की तरह वर्क कर रही है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। BF3 में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो लेविस बेस और लेविस एसिड जैसा वर्क कर रही है। तो फर्स्ट आपका सही है, बी ऑप्शन भी सही है क्योंकि यहां पर से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा, यहां पर से एक्सेप्ट करता है, ये लेविस एसिड और लेविस बेस का वर्क कर रही है। सी ऑप्शन में आपका नहीं है, गलत है कि PF3 के अंदर फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन पर डोनेट तो कर सकता है, लेविस बेस जैसा वर्क करती है, बट F2 के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, लेविस एसिड नहीं है, तो यहां पर लेविस एसिड और लेविस बेस जैसा वर्क नहीं करेगी। तो आपका 44 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द रिलेटिव NCl मेटल और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है, वो भी आपको ग्रुप 14 का बताना है। ग्रुप 14 हाइलाइट के बीच में बताना है कि मेटल और क्लोरीन मतलब कि हाइलाइट के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको और इलिब्रेट कर दूं तो एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है, किसी भी एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो आपका बड़ा होता है, मतलब इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है, उसका डिफिनेशन ये होता है कि बॉन्ड ब्रेक टू एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो क्लोरीन है वो क्लोरीन आपको क्या है कॉमन है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको 14 जो ग्रुप है मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन है, ये आपका डिफरेंट है। तो आपको पता है कि कार्बन से लेकर के आपको टीन के बीच में साइज जो होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो जब इंक्रीज करेगा तो टीन का साइज ज्यादा होता है, जब टीन का साइज ज्यादा होगा तो वहां पर बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्लोरीन के साथ, टीन और क्लोरीन के साथ ज्यादा होगा, बट बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, हाँ, जिस एटम का साइज छोटा होगा उसके बीच में क्लोरीन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो 45 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट पेयर ऑफ एनंशियोमर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है ऐसा कंपाउंड जो एनंशियोमेर का पेयर है। तो ये क्वेश्चन आपका शायद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन है, वो भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन में जो आपको आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, उससे क्वेश्चन है। थोड़ा मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं और आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनंशियोमर के मतलब होता क्या है, जिसका नॉन सुपर इम्पोज, जिसका मिरर इमेज बनता है लेकिन उसका नॉन सुपर इम्पोज, मतलब सुपर इम्पोज का मतलब आइडेंटिकल और नॉन सुपर इम्पोज के मतलब आइडेंटिकल नहीं, जस्ट उसका उल्टा बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी अपना वो हैंड को अपने
अगर मिरर के सामने लाया होगा तो जो हैंड का जो थंब होता है ना, तो रियल में आपको एक्चुअल में थोड़ी लेफ्ट साइड आपका थंब होता है, बट आपको मिरर में जो इमेज बनता है वो लेफ्ट साइड बनता है, तो उसी को हम नॉन सुपर इम्पोज बोलते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि कौन सा कंपाउंड जो होता है वो आपको एनंसियोमर शो करेगा ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर। तो ये आपको इस तरह का आप देख सकते हैं कि MAA3, तो MAA जो होता है जिसके अंदर 2 चिलेशन होता है, जैसे इथिलीन डाइएमीन, तो इथिलीन डाइएमीन के अंदर होता है 2 चिलेशन, तो इसको हम AA बोलते हैं। मेटल के साथ साथ आपको इथिलीन डाइएमीन का थ्राइस रहेगा तो आपको एनंसियोमर पेयर शो करेगा, और MA2B2C2 भी रहेगा तो वो भी एनंसियोमर पेयर शो करेगा, और MAA का हॉल्ट वाइज और B2 रहेगा तो भी एनंसियोमर पेयर शो करेगा, और आपको MAA और B2C2 भी रहेगा तो भी आपको एनंसियोमर पेयर शो करेगा। ठीक है, तो 46 का आपको जो आंसर हो जाएगा, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथिलीन डाइएमीन आपको दे रखा है, बट वो थ्राइस दे रखा है, +3 चार्ज दे रखा है। इसका मतलब ये जो आपका होगा वो M×A का होल थ्राइस में ही होगा, ठीक है, और +3 चार्ज होगा। तो उस हिसाब से आपका 46 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। इसका एनंसियोमर पेयर शो करेगा। तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि जो आपको अभी बताया आपको सोल्यूशन में, उसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। वो आपका जो ट्रिक है वो ट्रिक को आपको फॉर्मूला बेस को याद रखिएगा, उस टाइप आपको देखने को मिलेगी तो आपको एनंसियोमर पेयर शो करेगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा +3 एक्ट एज। तो इसका आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, रेज इट्स सिमेट्री। तो ये आपका सिमेट्री की तरह बिहेव करता है। इसमें पूछा है किस तरह का आपको एक्ट करता है, और सिमेट्री की तरह एक्ट करता है 47 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 47 नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा खुद से डील करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर आपका ए होगा या फिर कोई और ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको सी दे रखा है, सी तक दे रखा है, बट आपको डी ऑप्शन भी शो करता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है 47 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 47 का आप डी ऑप्शन देख सकते हैं कि 47 का यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है, तो 47 का मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर आपका करेक्ट हो जाती है। बट 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 48 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बताना है कि कौन सा आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है कि सी आंसर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, NF5 आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको S और S बॉन्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होगा। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके कंपाउंड के अंदर में SS बॉन्ड है कि नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं और इसका स्ट्रक्चर भी शो करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन देख सकते हैं कि H2O4 2- के जो आपका देख सकते हैं आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर आपको SS बॉन्ड है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, SS बॉन्ड किसमें नहीं है, बट आपको इसके अंदर है। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन में H2O5 2- था, इसके अंदर भी आपको SS बॉन्ड देखने को मिल गई है। ठीक है, सी ऑप्शन में देख सकते थे, सी ऑप्शन में आपको H2O3 2- थे, इसके अंदर भी आपको SS बॉन्ड देखने को मिल गई है। H2O7 2- डी ऑप्शन में देख सकते हैं, तो इसके अंदर आपको S और S बॉन्ड देखने को नहीं मिली है। क्या देखने को मिली है, S और OS देखने को मिली है। तो 49 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। H2O7 2- के अंदर क्या होता है, SS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ए यूनिट सेल ए आपको दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है और अल्फा बीटा और गामा दे रखा है। तो ए और बी और सी तीनों जो है वो बराबर नहीं है, मतलब कि ऐसा आपको वैल्यू दे रखा है कि ए और बी और सी आपस में कोई वैल्यू बराबर नहीं है। तो ए और बी और सी बराबर नहीं होगा, और अल्फा बीटा गामा तीनों का भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो वैसा ऑप्शन कौन होता है जो ए और बी और सी भी बराबर नहीं होता और अल्फा बीटा गामा भी आपका बराबर नहीं होता, तो वैसा ऑप्शन आपका ट्राइक्लिनिक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन देख सकते हैं, सोल्यूशन में आपको क्यूबिक में जो होता है आपका सब बराबर होता है, टेट्रागोनल में बी और सी बराबर नहीं होता है, ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक में ए और बी और सी बराबर तो नहीं होता, पर अल्फा बीटा गामा बराबर होता है 90 का, और हेक्सागोनल में ए और बी बराबर होता है पर बी और सी बराबर नहीं होता है, पर अल्फा बीटा 90 होता है पर गामा 120 होता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक में आप देख सकते हैं अल्फा ए और बी और सी तो बराबर नहीं होता, बट अल्फा गामा 90 होता है, बीटा 120 का नहीं होता। बट ट्राई क्लिनिक में आप देख सकते हैं कि ए और बी और सी बराबर भी नहीं होता है और अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन में वही दे रखा था, तो आपका ट्राई क्लिनिक आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 50 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड। तो जो आयरन ऑब्टेन होता है
उसे हम क्या बोलते हैं, तो पिग आयरन बोलते हैं। तो 51 का आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगी। 52 जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम, ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आपको दे रखा है 10, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सट्रेटेड सिंगल एक्सट्रेशन विद द 100 ml ईथर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, थोड़ा आप इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश कीजिएगा सोल्व करने के लिए, ठीक है। 52 का 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड्स Fe। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 53 का कॉपर इसका हो जाता है, डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड Fe का जो होता है वो कॉपर आपका करेक्ट हो जाती है 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। पीके वैल्यू आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर। तो पीके वैल्यू जो होता है वो आपका एसिड स्ट्रेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो पीके वैल्यू जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा होता है उसका पीके वैल्यू सबसे कम होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का। जैसी एसिडिक स्ट्रेंथ का आपका ऑर्डर मालूम हो जाएगा उसको उल्टा कर देंगे, पीके वैल्यू आपका मालूम हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो आपको अल्कोहल दे रखा है और एसिड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एसिड दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है, एसिड दे रखा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जो H+ इजिली डोनेट कर सके। तो H+ जो इजिली डोनेट करे और उसके बाद जो कंजुगेट बेस बनता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो, बेहतरीन स्टेबलाइज हो, तो वो वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो एसिड की बात करें तो एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर अल्कोहल से। तो यहाँ पर आपको 2 एसिड है, आपको एसिटिक एसिड है और आपका एक बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड का सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसके अंदर पीएच ग्रुप है। तो पीएच ग्रुप जो होता है वो आपको -I शो करता है। तो -I शो करेगा तो यहाँ से H+ रिलीज होगा तो C+O- जो होगा वो उसको अच्छा स्टेबलाइज करेगा, गुड स्टेबलाइज करेगा। कौन, पीएच स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि पीएच जो होगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, -I लगाएगा और जब -I लगाएगा तो जो C+O- जो है H+ रिलीज करने के बाद जो बचेगा C+O- वो गुड स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर एसिटिक एसिड से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो 4th का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आपका 1 होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं फिनॉल और आपका इथेनॉल में। तो फिनॉल का सबसे ज्यादा होगा एसिडिक क्योंकि इसके अंदर भी आपका पीएच ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और O- को अच्छा स्टेबलाइज करेगा। तो फिनॉल को ज्यादा होगा एसिडिक एज कंपेयर इथेनॉल से। तो उससे कम आपका 2 हो जाएगा और सबसे कम आपका 3rd हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम जो होगा वो 3rd का होगा, इथेनॉल का होगा, और सबसे ज्यादा आपका बेंजोइक एसिड मतलब कि 4 का सबसे ज्यादा होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पीके वैल्यू जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो लास्ट होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा पीके वैल्यू का। मतलब कि 3rd आपका एसिडिक स्ट्रेंथ लिस्ट था, सबसे कम था, तो पीके वैल्यू 3rd का सबसे ज्यादा हो जाएगा और 4 का सबसे ज्यादा था एसिडिक स्ट्रेंथ, तो पीके वैल्यू 4 का सबसे कम होगा। तो वैसा ऑप्शन कौन है जो 3rd का सबसे ज्यादा है और 4 सबसे कम है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। 3rd आपका सबसे ज्यादा है और 4 सबसे कम है, तो 54 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द आयर स्पेक्ट्रा ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। ये आपका 4 कंपाउंड दे रखा है, इसमें बताना है कि किसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो फर्स्ट में आपका एमाइड है, सेकंड में आपको क्या है, कीटोन है और आप या एसीटोन बोल सकते हैं, 3rd में आपका एल्डिहाइड है और लास्ट में आपका एसिड क्लोराइड है। तो मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा है ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, तो एल्डिहाइड का जो होता है वो आपका ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, कीटोन से। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर आपको मालूम करने के लिए बस आपको कार्बोनिल ग्रुप का जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो आपको -I ग्रुप पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। कि यहाँ पर आपको कार्बोनिल ग्रुप जो है, तो कार्बोनिल ग्रुप को आपको ब्रेक नहीं करना है। जैसे आपको कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक होता है, मतलब पार्शियल बॉन्ड शो करने लगता है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर में, तो वहां पर इसका फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पर आपको NH2 दे रखा है, तो NH2 के पास लोन पेयर हो तो यहाँ से शिफ्ट करके पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पर आपको पार्शियल बॉन्ड देखने को मिलेगी कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, वहां पर आपको आयर फ्रीक्वेंसी आपका लो हो जाता है, और जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने को मिलेगी वहां पर आपको क्या हो जाता है,
आईआर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर Cl जो है वो आपका -I शो करेगा। तो यहाँ पर आपको जो होगा फोर्थ नंबर जो होगा सबसे ज़्यादा आपको आईआर शो करेगा। यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। अल्डिहाइड का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो 740 से 726 के बीच में होता है, या फिर बोल सकते हैं 726 से लेकर 740 के बीच में होता है। और कीटोन का फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 75 से लेकर आप 725 होता है, इसका मतलब अल्डिहाइड का ज़्यादा होता है। और एसिड क्लोराइड का आप देख सकते हैं 780 से लेकर 1820 के बीच में होता है, तो ज़्यादा होता है। एसिड एनहाइड्राइड से देख सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड का तो 1800 से लेकर के 1850 के बीच में होता है। और ईस्टर का देख सकते हैं 1730 से लेकर के आपको 1750 के बीच में होता है। और एमाइड का सबसे कम होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर जो होता है वो एसिड क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है ऑर्डर आईआर फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। उससे कम आपको अनहाइड्राइड का होता है, और उससे कम आपको ईस्टर का होता है, और उससे कम आपको अल्डिहाइड और कीटोन, और उससे कम आपको कार्बोन, सबसे कम आपको एमाइड्स का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ईस्टर और एमाइड के बीच में आईआर ईस्टर का ज़्यादा क्यों होता है। तो रीज़न ये होता है कि ईस्टर जो होता है इसके अंदर रेजोनेंस पार्टिसिपेट ना करके उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है ईस्टर का एज कंपेयर नाइट्रोजन से एमाइड का। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड शो नहीं करता है। बट एमाइड के अंदर नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम शो करता है, जिसके अंदर पार्शियली बॉन्ड शो करता है। एमाइड सबसे कम आईआर शो करता है एज कंपेयर ईस्टर से, और ईस्टर का आईआर सबसे ज़्यादा शो करता है, बट ईस्टर से ज़्यादा आपको एसिड क्लोराइड का शो करता है। तो इस ऑर्डर को हमेशा रिमेंबर कीजिएगा फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं आपको बता दिया हूँ कॉन्सेप्ट जो होता है कि जब भी आपको आईआर फ्रीक्वेंसी बताना है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अटैच रहेगा वहाँ पर आईआर शो करेगा, जहाँ पर पार्शियल बॉन्ड शो करेगा वहाँ पर आईआर कम शो करेगा, लेस फ्रीक्वेंसी होगा। तो 55 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको दे रखा है, आपको बताना है पेयर ऑफ इनैंशियोमर, इस ऑप्शन में कौन सा पेयर ऑफ इनैंशियोमर है। तो 56 का जो आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 2 और 3 जो है वो दोनों आपस में क्या है, पेयर ऑफ इनैंशियोमर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या है आपका 2 में क्या है कि यहाँ पर आपको इथाइल दे रहा है, यहाँ पर मिथाइल दे रखा है। तो यहाँ पर आपको मिथाइल लाने के लिए बाकी ऑप्शन बाकी आपको इस कार्बन के ऊपर देख सकते हैं सही है, बल्कि नीचे वाला जो कार्बन है इसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपको नीचे इथाइल है, बट यहाँ पर आपको थर्ड में देखते मिथाइल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस कार्बन को आपको होल्ड करना है, और होल्ड करने के इस कार्बन को आपको 360 पे रोटेट करना है। मतलब ये है कि इस कार्बन को यहाँ लाना है, और इस कार्बन को यहाँ लाना है, और इस कार्बन को यहाँ लाना है। तो जैसे आप रोटेट करोगे तो CH2 CH3 के जगह पर आपको CH3 आएगा, और H के जगह पर CH2 CH3 आएगा, और CH3 के जगह पर H आ जाएगा। उसके बाद आप मिरर डालोगे तो नन सुपर इम्पोज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सेम कंपाउंड 2 and 3 दे रखा था, आपको मैंने कुछ नहीं किया है, बाकी ऊपर का सेम था यहाँ पर देख सकते सेम था ना, क्योंकि वर्टिकल को हम चेक करते हैं, वर्टिकल हमारा सेम होना चाहिए तभी हम नन सुपर इम्पोज देख पाएंगे। तो वर्टिकल आपको ऊपर सेम था बट नीचे चेंज था। तो मैंने क्या किया कि ये इथाइल जो है इस पे शिफ्ट हो गया, और H यहाँ आ गया, और मिथाइल यहाँ आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस टाइप देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम मिरर डालेंगे, मिरर डालने के बाद आपको जो शो करेगा वो आपको इस टाइप का शो करे, जो H राइट लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा, जो इथाइल लेफ्ट साइड है वो आपको राइट साइड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इससे आप कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो आपको सेम देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है थर्ड से। तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आपका किस चीज़ का रिलेशन है, वो आपका इनैंशियोमर का रिलेशन है, मतलब कि नन सुपर इम्पोज शो कर रहा है। तो 56 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द एब्जॉर्बेंस एट 279 नैनोमीटर इन यूवी स्पेक्ट्रम। इसमें सिंपल सा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा इजी है। लैम्डा मैक्स आपको निकालना है, लैम्डा मैक्स क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब आपको हेट्रो एनुलर दे रखा है, हेट्रो एनुलर कंपाउंड दे रखा है, जिसमें आपको एक्सोसाइक्लिक भी दे रखा है। इसमें बताना है कि कौन सा आपको लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसको खुद से क्वेश्चन कीजिएगा करने के लिए, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है, बाकी 3 ऑप्शन मैं आपको शो कर रहा हूँ। बाकी 57 का आपका 3 ऑप्शन यहाँ दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, और 57 का खुद से कोशिश कीजिएगा लैम्डा मैक्स इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा कि आईपीएसी नेम बताना है आपको, है कि आपका आईपीएसी नेम कौन है। तब सबसे पहले आपको पैरेंट चेन देखना है। तो पैरेंट चेन आपको, ये आपका पैरेंट चेन हो गया। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपका पैरेंट चेन हो गया है, ठीक है। 58 का सबसे बड़ी बात ये है
कि काउंटिंग कहां से शुरू करें पेरेंट चेन में। तो काउंटिंग जो होता है यहाँ पर दो दे रखा है, एक आपको आयन दे रखा है, ठीक है, और एक आपको इन दे रखा है। आयन के मतलब आपको ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और इन के मतलब आपको डबल बॉन्ड दे रखा है। तो कहां से काउंट आप शुरू करेंगे, तो आपको आयन से काउंट शुरू करेंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से काउंट शुरू करेंगे। तो यहां से आपको 1 हो गया, 2 हो गया, तो आपको 2 आयन हो जाएगा, ठीक है, और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 पे इथाइल हो गया। तो 5 इथाइल कहाँ पे है, तो 5 इथाइल बी और सी में दे रखा है, तो 5 इथाइल हो जाएगा, ठीक है, और 6 इन हो जाएगा, 2 आयन हो जाएगा। आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है और आपको बताना ये कंपाउंड दे रखा है, दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि आपको जो वर्टिकल है, वर्टिकल काफी डिफरेंट है दोनों में। तो हम पहले वर्टिकल को सेम करेंगे, जो आपको यहाँ पर CH3 है सेम करेंगे। दोनों को सिंपल सा है, एक कार्बन को आपको होल्ड करके एक कार्बन को 360 पे रोटेट कर दो और अगला कार्बन को फिर होल्ड करके 360 पे रोटेट कर दो, तो आपस में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 59 का जो आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी डायस्टीरियोमर। यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको H और OH दे रखा है वर्टिकल में, यहाँ पर आपको CH3 दे रखा है। तो हमें वर्टिकल में हमको CH3 हमें लाना होगा, तभी हम कुछ आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमको CH3 लाने के लिए आपको CH3 को यहाँ देना पड़ेगा, इसको आपको होल्ड करके आपको इसको रोटेट करना है। तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ आपको H आएगा, यहाँ आपको OH आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको होल्ड करके आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ OH जाएगा, यहाँ इथाइल आएगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है 360 पे रोटेट करने के बाद। ऐसा नहीं कि 180 पे रोटेट करोगे तो 180 पे रोटेट करोगे तो ये नीचे जो H आ जाएगा और ऊपर OH चल जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने 360 पे रोटेट किया है। तो 360 पे रोटेट करने के बाद आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिल जाती है। अब आपको देखना ये है कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप मिरर डालते भी हैं तो इसके बीच में अगर हम मिरर लगाते भी हैं तो मिरर लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं CH3 वर्टिकल तो सेम रहेगा, बट OH जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड हो गया, एक तरफ सही है। बट एक जो इथाइल राइट साइड है वो भी आपको लेफ्ट साइड होना चाहिए, बट ये राइट साइड ही है। तो यहाँ पर आपको नॉन सुपर इम्पोज देखने को नहीं मिल रहा है और आपको आइडेंटिकल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको डायस्टियोमर्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको मिरर इमेज देखने को नहीं मिलेगा। मेसो कंपाउंड की बात है तो मेसो कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो यहाँ पर बीच में अगर बीच में आप प्लेन डालते भी हैं तो प्लेन डालने के बाद आपको CH3 तो टच कर जाएगा, बट H और इथाइल आपको टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी POS भी नहीं है, तो मेसो भी नहीं होगा, तो आपको डायस्टियो आइसोमर्स होगा। तो 59 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी डायस्टियो आइसोमर्स। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज हाईएस्ट स्वीटनेस। तो आपको नॉर्मल आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा रिमेंबर कीजिएगा, आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि डी ग्लूकोज एंड सुक्रोज एंड डी फ्रक्टोज और इन्वर्ट शुगर के अंदर में सबसे ज्यादा स्वीटनेस होता है वो आपको डी फ्रक्टोज सबसे ज्यादा आपका स्वीटनेस होता है, ठीक है। तो मैं आप थोड़ा सा बता दूं कि एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन शुगर, जो शुगर का जो होता है वो आपका 1 स्वीटनेस होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो होता है वो आपका 0.7 स्वीटनेस होता है एंड डी फ्रक्टोज या फ्रक्टोज का होता है वो आपका 1.7 स्वीटनेस होता है। तो याद रखिएगा ये वैल्यू, इस वैल्यू हमेशा रिमेंबर कीजिएगा। तो 60 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कंपाउंड विच विल शो 1 सिंगलेट HNMR। तो सिंगलेट आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें कम से कम एक सिंगलेट आपको शो करे। तो सिंगलेट निकालने के लिए आपको मल्टीप्लिसिटी आपने पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। मल्टीप्लिसिटी इवेल्युएट करते हैं, उसका वो फॉर्मूला होता है वो n+1 फॉर्मूला होता है और n जो होता है वो नेबरिंग प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो आपको बताना ये है, थोड़ा मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी निकालने जो फॉर्मूला होता है या स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल निकालने का जो फॉर्मूला होता है या बोलो मल्टीप्लिसिटी, तो n+1 होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था 112 ट्राइक्लोरोइथेन। तो 112 ट्राइक्लोरोइथेन का हम कैसे मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, तो अगर माना कि हम इस कार्बन का मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो इस कार्बन का मल्टीप्लिसिटी निकालने के इसका नेबरिंग प्रोटॉन को चूज करते हैं। तो इसका नेबरिंग कार्बन ये हो गया और इसका प्रोटॉन आपको 2 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 प्रोटॉन से आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा और इसका नेबरिंग प्रोटॉन आपका 2 है, मतलब n आपका 2 है, तो 2 + 1 3 आपको ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस कार्बन को हम निकालेंगे तो इसका नेबरिंग कार्बन ये है, इसका प्रोटॉन आपका 1 है, तो 1 + 1 आपको 2 देखने को मिलेगा, डबलेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन में यहाँ पर इस कार्बन को निकालोगे तो इसका नेबरिंग प्रोटॉन आपको ये नेबरिंग प्रोटॉन है, तो n आपका 2 है तो 2 + 1 ट्रिपलेट। तो इस तरह से आपको निकाल सकते हैं। आई होप इसका थोड़ा समझ में आ गया हो कैसे आप निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं भी आपको सिंगलेट देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी आपको सिंगलेट देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन में जब पूछा गया था सिंगलेट, तो कहीं भी ऑप्शन में आपको सिंगलेट देखने को नहीं मिल रही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। आपको ऑप्शन आपको 2 की जगह पर 1 करना चाहिए था। अगर 2 की जगह पर 1 करते 1 ट्राइक्लोरोइथेन, तो इसके ऊपर यहाँ पर आपको जो H था ना, यहाँ पर आपको Cl होता। तो जब Cl होता है तो इस कार्बन का हम निकालते हैं, तो इस कार्बन का आप निकाले तो यहाँ पर नेबरिंग जो प्रोटॉन होगा वहाँ पर आपको 0 होता। जब नेबरिंग प्रोटॉन 0 होता, 0 + 1 आपको सिंगलेट देखने को मिल जाता। तो 61 का अगर ऑप्शन में अगर आपको 2 की जगह पर 1 होता ना, तो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाती। बट यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा खुद से भी कोशिश कीजिएगा देखने के लिए कि वाकई में ऑप्शन मिस्टेक है या फिर थोड़ा सा कुछ और भी प्रोसेस हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ मिस्टेक होता तो कमेंट में जरूर बताइएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एडिशनल ऑफ NOH2 4 नाइट्रोफिनॉल विथ रिजल्ट। तो बताया, इसमें बताया गया है कि आप 4 नाइट्रोफिनॉल के अंदर में NaOH के साथ ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है, नो चेंज वेवलेंथ इंटेंसिटी या फिर नो चेंज वेवलेंथ इंक्रीज इंटेंसिटी या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो 62 को मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका खुद से क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा सोल्व करने के लिए। और 62 का अगर आपको सोल्व हो जाता तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका रीजन भी बताइएगा ताकि आपको सभी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज कायरल। इसमें बताना ये है कि इसे कौन सा आपका जो है कंपाउंड जो आपका कायरल शो कर रहा है। तो कायरल निकालने के लिए आपको डिफरेंस देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कार्बन है तो इस कार्बन के चाहे 4 बॉन्ड होते हैं, चारों बॉन्ड आपका डिफरेंट शो करेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो आपका कायरल शो करता है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर की बता दूं तो आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। हाँ, 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन आपको कायरल शो करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बी ऑप्शन में दे रखा है 4,5 डाइमिथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन दे रखा है, और सी ऑप्शन में 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन दे रखा है, और डी में देखा 1,4 ट्रांस 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन दे रखा है। तो फर्स्ट में आपको ऑप्शन दे रखा था मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपको कायरल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको डिफरेंट, बाकी दो आपको सेम है तो कायरल नहीं है। ये भी आपको जो है ऑक्टाडाइन जो था वो भी आपका कायरल नहीं है, किसी भी से देख सकते कायरल नहीं है। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में देख सकते कायरल नहीं है। हाँ, सी ऑप्शन में आपको कायरल है। कायरल कैसे है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्बन में कायरल कैसे, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर H है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कायरल शो कर रहा है, बट यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पर लॉन्ग कार्बन चेन है, यहाँ पर भी लॉन्ग कार्बन चेन है, बट यहाँ पर आपको H है। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में भी आपका कोई भी कायरल नहीं है। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 63 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सिस ट्रांस आइसोमरेज इज शोन बाय। इसमें बताना कि सिस ट्रांस आइसोमरेज, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन में आपको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे अल्किन ग्रुप होता है तो यहाँ पर अल्किन है और ये R और ये R और ये R और ये R, मतलब ये अल्काइल है। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी सिस और ट्रांस आपको पहचानना है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो R1 और R2 कभी बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, R1 R2 बराबर नहीं होना चाहिए, और उसी तरह से R3 एंड R4 भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो R1 R2 बराबर नहीं होगा और R3 R4 बराबर नहीं होगा, तो सिस ट्रांस आइसोमरेज शो करेगा। अगर R1 और R2 बराबर होता है और R3 R4 बराबर नहीं होता है तो भी आपको सिस ट्रांस आइसोमरेज शो नहीं करेगा। दोनों आपको बराबर नहीं होना चाहिए, R1 R2 और R3 R4 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी आपको सिस ट्रांस शो करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर आपको H है। ठीक है, और यहाँ पर आपको CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको H है और यहाँ पर भी आपको CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे R1 और ये R2 आपस में बराबर नहीं है, यहाँ भी R3 और R4 आपस में बराबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में बात करें, सेकंड ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है, तो यहाँ पर दोनों तरफ H है, तो यहाँ पर R3 R4 तो बराबर हो गया, तो कोई एक भी बराबर हो जाए तो सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। तो आपको 3 में भी आपको सिस ट्रांस नहीं शो करेगा क्योंकि आपको डाइमिथाइल है, तो यहाँ पर भी आप मिथाइल होगा, यहाँ पे भी मिथाइल होगा, तो भी आपस में बराबर होगा तो भी नहीं शो करेगा। और यहाँ पर फोर्थ में देख सकते हैं, यहाँ 4 में आपको H हो जाएगा, यहाँ पर 4H होगा, तो यहाँ पर भी R1 और R2 बराबर हो जाएगा तो भी शो नहीं करेगा। तो 64 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 64 का जो आपका ऑप्शन, बाकी ऑप्शन यहाँ दे रखा था, बट ऑप्शन आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे आप निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड आपको दे रखा है और आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है हाईएस्ट, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक केमिकल स्पेसीज होता है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है
वो आपको डोनेट करता है। जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करता है वहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोफाइल को अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, जिस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो आपका सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके पास पावर है, तो अपना इलेक्ट्रॉन पर जब डोनेट नहीं कर पाएगा तो बेस जैसा वर्क नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसा वर्क नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसा वर्क नहीं करेगा। 65 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। फुलरिन वैसे भी नहीं होगा कि फुलरिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा तो वो तो कभी इलेक्ट्रॉन पर डोनेट नहीं करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हाईएस्ट नहीं होगा। OH में भी नहीं होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो वो भी नहीं होगा, और NH2 भी आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर CH3 थे। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की बात हो तो हाईएस्ट आपका CH3 हो जाएगा। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा C होगा, ठीक है, और उससे कम D होगा, और उससे कम B होगा, और सबसे कम A हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर का, और हाईएस्ट आपका C हो जाएगा। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा कॉन्फ़िगरेशन R और S कॉन्फ़िगरेशन बताना है। R और S कॉन्फ़िगरेशन बताना है दो कारल का, तो एक कारल ये हो गया और एक कारल ये हो गया, दोनों कारल का R और S बताना है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि R और S कैसे निकालते हैं। अगर आपका वर्टिकल पॉइंट पे फोर्थ पोजीशन अगर रहता है, अगर आपका वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, ये आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आपका वर्टिकल पोजीशन पे H रहता है तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, जो भी आएगा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे H रहेगा तो यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। अगर ये R आता है तो S हो जाएगा। तो ये चीज़ को याद रखिएगा कि अगर वर्टिकल पोजीशन पे H रहेगा तो आपका नो चेंज, और हॉरिजॉन्टल पे रहेगा तो आपका चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन हम निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ पर आपको एक प्योरिटी देंगे, यहाँ पर आपको सेकंड प्योरिटी दिया जाएगा, यहाँ पर आपको थर्ड प्योरिटी देगा, यहाँ पर फोर्थ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज की होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखना, मतलब इस तरह से आपको घूमने को मिलेगा, मतलब आपको क्लॉकवाइज देखने को मिल रही है। तो क्लॉकवाइज देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको R देखने को मिलेगा, R देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर R को जो फोर्थ पोजीशन आपको हॉरिजॉन्टल पे है तो ये आपको S में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड में आप देख सकते हैं, सेकंड में आपको यहाँ पर 1 होगा प्योरिटी, आपको यहाँ पर फिर सेकंड में ये हो गया, यहाँ पर आपको थर्ड हो गया, या आपका फोर्थ हो गया। तो ये भी आपको क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा, मतलब ये भी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। तो क्लॉकवाइज होगा तो ये भी R होगा, बट यहाँ पर H जो है फोर्थ पोजीशन है वो अभी हॉरिजॉन्टल पे है तो ये भी S हो जाएगा, मतलब दोनों आपका S हो जाएगा, मतलब आपका D आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 66 का। तो दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा, फर्स्ट में आपको दे रखा कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि CH आपको दे रखा है, प्लस में ऑक्सीजन दे रखा है, फिर उसके बाद CH3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर से आपको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको CH3 भी दे रखा है। तो CH3 यहाँ प्लस H भी वर्क करेगा, ठीक है, प्लस I भी वर्क करेगा, और प्लस M भी वर्क करेगा। तो सेकंड ऑप्शन में जो है वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें प्लस M भी वर्क करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर शिफ्ट करेगा और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से प्लस M शो करेगा। और फर्स्ट में सिर्फ आपको प्लस H और प्लस I ही शो करेगा, ठीक है। 3 ऑप्शन की बात हो तो 3 ऑप्शन में क्या है कि 3 ऑप्शन में आपको कार्बोनिल ग्रुप दे दिया है और CH3 दे दिया है, और उसके बाद आपको CH आपको पॉजिटिव दे रखा है। तो यहाँ पर कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को ग्रुप काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है, जिससे आपको कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा। तो थर्ड सबसे लिस्ट हो जाएगा क्योंकि वो डीस्टेबलाइज कर रहा है, और सेकंड सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, वो सेकंड सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 और उसके बाद थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन आपका A और B और C में भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है D ऑप्शन में दे रखा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 67 का आपका D आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 2 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 1 और सबसे कम 3 हो जाएगा। तो आपका D आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 67 का, ठीक है। अब 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज आर सोलुबल इन एक्वस NaOH। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा कंपाउंड है जो आपको एक्वस NaOH में सोलुबल है। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि आखिर कैसे आप पहचानेंगे कि आपका सोलुबल है NaOH एक्वस में। तो NaOH के अंदर जो H+ जो होता है वो एसिडिक शो करता है अच्छा खासा। तो जो NaOH से ज्यादा
जो NaOH से ज्यादा जिस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर NaOH से ज्यादा जो एसिडिक शो करेगा वो सबसे ज्यादा सोलुबल हो जाएगा NaOH के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कंपाउंड आपका फिनॉल दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, एनिलीन दे रखा है और कार्बेंजोइक एसिड दे रखा है। तो इसमें आपको सबका एक ग्रुप दे रखा है, एक एसिड दे रखा है, NH2 ग्रुप दे रखा है, NO2 ग्रुप दे रखा है, OH दे रखा है। तो यहाँ पर ये बताना है कि NaOH से ज्यादा जिस ऑप्शन में NaOH से ज्यादा एसिडिक शो करेगा, NaOH से ज्यादा, वो NaOH में सोलुबल हो जाएगा वो कंपाउंड। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो NaOH से ज्यादा एसिडिक होता है और फिनॉल भी जो होता है वो NaOH से ज्यादा एसिडिक होता है। तो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल वो क्या होता है, NaOH से ज्यादा एसिडिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है वो आपको NaOH में डिसोल्व हो जाएगा एक्वस के अंदर में, ठीक है, सोलुबल हो जाएगा। तो आपको बेंजोइक एसिड और आपको फिनॉल, ये दोनों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है। तो बेंजोइक एसिड आपका फिनॉल जो होगा वो NaOH में सोलुबल हो जाएगा। तो 68 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 1 और 4 आपका सोलुबल हो जाएगा, NaOH एक्वस में सोलुबल हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लोइंग बेस। इसमें बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है कि बेस का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा। यहाँ पर ये होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को पहचानने के लिए उसका वीक कंजुगेट एसिड देखना पड़ता है। जिसका वीक कंजुगेट एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CH2 CH3 जो होगा आपका, ये आपका बेस दे रखा है। तो इसका जो एसिड होता है, जो H+ दे देंगे तो इसका जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है। तो इसका हम H+ अगर देंगे इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन में आपका इथेन फॉर्मेशन हो जाएगा और जो इथेन होगा वो वीक एसिड होता है। क्या होता है, इथेन आपका वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड जब होगा तो उसका जब बेस होगा, कंजुगेट बेस होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये आपने 11-12 में भी पढ़ा है। तो फोर्थ का सबसे ज्यादा आपका ऑर्डर हो जाएगा। और आप बात करते हैं 1 नंबर में, तो 1 नंबर OH जो होता है, इसमें अगर हम H+ दे देंगे तो ये वाटर बन जाएगा। तो वाटर जो होता है एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसके कंपेयर में, इस ऑप्शन का कंपेयर में। वाटर में H+ इजिली रिलीज हो जाता है। तो जब वाटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो उसका कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा। तो आपका OH जो माइनस कंजुगेट बेस है वो सबसे वीक हो जाएगा। तो 4 सबसे ज्यादा और 1 सबसे कम। तो कौन सा ऑप्शन में है, 4 सबसे ज्यादा 1 सबसे कम, आपका डी ऑप्शन में है। तो 4 सबसे ज्यादा मतलब कि आपका 4 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आपका 2 होगा और उससे कम आपका 3 होगा और सबसे कम आपका A हो जाएगा। आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रिफर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ द सिस 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपको इसमें चेयर फॉर्म बताना है। चेयर फॉर्म आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा और इसमें बताना ये है कि ऑप्शन के अनुसार कि चेयर विद द मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन, बी ऑप्शन में देखा इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों जो मिथाइल होगा 1,4 वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, या फिर आपको एक मिथाइल आपको क्या होगा एक्सियल पे होगा और एक मिथाइल आपका इक्वेटोरियल पे होगा। 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का आपको पहले चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेयर फॉर्म देख सकते हैं, ये आपका चेयर फॉर्म है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा एक्सियल होता है, कौन सा इक्वेटोरियल होता है। ये आपका एक्सियल हो गया, ये आपका इक्वेटोरियल हो गया। जो आपको पिंक से डिनोट किया सब एक्सियल होगा, जो ब्लैक से है वो आपका इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। तो इसको हम रिमेंबर कीजिएगा। सिस 1,4 जो होगा 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको इस तरह से नॉर्मल में आपको देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर आपको सेम साइड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों जो मिथाइल है वो आपको नीचे साइड में है। तो जब दोनों मिथाइल नीचे साइड में है तो यहाँ पर आप चेयर फॉर्म में देख सकते हैं सिस के अंदर में। तो यहाँ पर भी एक मिथाइल नीचे साइड में है, यहाँ पर भी मिथाइल नीचे साइड में। इसका मतलब ये है कि एक मिथाइल आपको इक्वेटोरियल है और एक मिथाइल आपको एक्सियल है, ठीक है, सिस के अंदर। तो 70 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चेयर विथ 1 मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन और एक मिथाइल जो अदर मिथाइल ग्रुप जो इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको 31 से लेकर के 70 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूं। तो बाकी जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो बचे हैं, 30 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्द से जल्द आपको पार्ट 3 भी आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको 24 का एग्जामिनेशन है, उससे पहले आपको पार्ट 3 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके फायदे के लिए वीडियो है। और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्ती यारों में शेयर कीजिएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल मिलती है, थोड़ा समझ में आती है। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।